प्राचीन भारत के उच्च अधिगम शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अधिगम संस्थानों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है तक्षशिला। तक्षशिला तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी था। यहाँ लगभग 700 ईस्वी पूर्व में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला की स्थापना की गई। यह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका वर्णन चीनी यात्री हेंगशॉन्ग ने अपने यात्रा विवरण सियूकी में किया। यह विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के समान था। संस्कृत एवं बौद्ध शिक्षा का केंद्र होने के साथ ही तक्षशिला चिकित्सा अध्ययनों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ विश्व भर के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालयों के प्रमुख आचार्य पाणिनि, कौटिल्य एवं चरक आदि रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह विश्वविद्यालय अत्यधिक समृद्ध रहा है। यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य एवं चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। यह भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लोकप्रिय था। दूसरा है नालंदा, बिहार। यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चीनी यात्री हेंसोंग एवं इत्रिसंग के यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10,000 थी, जिन्हें 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ न केवल भारत से अपितु अन्य देशों जैसे जापान, चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत, कोरिया, फारस एवं तुर्की आदि से भी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। संपूर्ण विश्वविद्यालयों के प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य होते थे। आचार्यों की योग्यता अनुसार 3 श्रेणियां थीं: धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती एवं शिलभद्र आदि मुख्य आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण की मुख्यतः 3 विधियाँ थीं। पहला मौखिक और व्याख्यात्मक, दूसरा व्याख्यान तथा विवाद और चर्चा, तीसरा है चर्चा। विश्वविद्यालय का एक बड़ा पुस्तकालय था, जिसे रत्न सागर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय भूमिका रही थी। 12वीं शताब्दी से बख्तियार खिलजी नामक आतताई ने इस गौरवशाली विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार राज्य के भागलपुर जिले में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर 108 विद्वानों को विभिन्न मंदिरों के प्रभारी और आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तिब्बत के कई विद्वान यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आए थे। यहाँ बौद्ध धर्म एक दर्शन के अतिरिक्त न्याय, व्याकरण, तर्क शास्त्र, कर्मकांड एवं तत्व ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी तथा अध्ययन हेतु देश विदेश में छात्र आते थे, जिन्हें शिक्षा समाप्ति के पश्चात उपाधि प्रदान की जाती थी। इस विश्वविद्यालय के अनेक विद्वानों ने महान ग्रंथों की रचना की थी। इन विद्वानों में से कुछ प्रमुख विद्वान रक्षित, ज्ञानपाद, जैतारी, रत्नाकर, ज्ञानश्री, मिश्र, विरोचन एवं रत्नवज्र आदि हैं। दीपंकर नामक विद्वान ने यहाँ लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। चौथा है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र पढ़ाए जाते थे। यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। चीनी यात्री हेंसोंग ने इस विश्वविद्यालय की तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से की है। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का मुख्य केंद्र था। लगभग 755 ईस्वी तक यह प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र रहा, लेकिन अरब आक्रमण के पश्चात इसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया। पांचवा है अदोन्त
अदोनपुरी विश्वविद्यालय। अदोनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। यह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भांति विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ लगभग 1000 शिक्षार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रथम शिक्षार्थी दीपंकर थे, जिन्होंने तिब्बत जाकर लामा संस्था की स्थापना की। 13वीं शताब्दी के आरंभ में मुस्लिम आक्रमण के दौरान यहाँ वन विहार एवं विद्यालय नष्ट हो गए। छठवां है जगदला। पाल राजा रामपाल ने एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, जिसका नाम जगदला रखा। जगदला लगभग 100 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा। इस दौरान लिखी गई कई श्रेष्ठ पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। जगदला को लगभग 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया। 7वां है नदियाँ। बंगाल में जलंगी एवं गंगा नदियों के संगम पर स्थित नादिया विश्वविद्यालय को नवद्वीप भी कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में 3 केंद्र थे: नवद्वीप, शांतिपुर एवं गोपालपुरा। नदिया विश्वविद्यालय में जयदेव द्वारा गीत गोविंद के गीतों को दोहराया गया। तर्क की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यहाँ पर अस्तित्व में थी। 8वां है मिथिला। प्राचीन भारत में मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसे विदेह नाम से भी जाना जाता था। यह 12वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ ललित कला, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य एवं विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें से पहला है न्यायशास्त्र एवं तर्कशास्त्र। दूसरा है गंगा उपाध्याय ने नया तर्क के एक विद्यालय की स्थापना की। और तीसरा है युग निर्माण कार्य, जिसका नाम तत्व चिंतामणि रखा गया था, को भी यहीं लिखा गया। यह विश्वविद्यालय सम्राट अकबर के काल तक शिक्षा और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पनपता रहा। 9वां है सालोटगी। कर्नाटक का सालोटगी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यहाँ विभिन्न प्रांतों से आए छात्र पढ़ते थे, जिन्हें आवास हेतु 27 छात्रावास थे। महाविद्यालय का वित्त पोषण कर प्रणाली द्वारा किया जाता था। 10वां है उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित यह विश्वविद्यालय गणित एवं खगोल विज्ञान शिक्षा का प्रधान केंद्र था। 11वां है इन्नईराम। दक्षिण भारत में प्रमुख शिक्षण केंद्र इन्नईराम, शेंगरी एवं कांची थे। तमिलनाडु में इन्नईराम शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क निवास एवं प्रशिक्षण दिया जाता था। मध्यकालीन भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। मध्यकाल के दौरान कई राजवंशों का उदय हुआ, यथा पाल, सेन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल आदि। इन राजवंशों ने शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इसमें पालों के समय में अदोनपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह वह समय था जब अरब और मध्य एशिया क्षेत्र की प्रथाएं, संस्कृतियां और परंपराएं भारतीय निवासियों में घुल मिल रही थीं। इसी काल में लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी तथा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन हुआ और हिंदुओं एवं बौद्ध शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाई गई। अरबी और फारसी को प्रमुखता मिली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई। दिल्ली सल्तनत के द्वारा उर्दू को लोकप्रिय बनाया गया। मुस्लिम शिक्षण संस्थान मस्जिदों से संलग्न होते थे तथा शिक्षा की प्रणाली इस्लामिक सिद्धांतों, नियमों और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान शिक्षा को राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। मुस्लिम शिक्षा ने सभी को शिक्षा प्रदान कराने हेतु कई मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। मुस्लिम शासन काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। मुगल शासकों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर व उन्नत अध्ययन के लिए कई संस्थानों की स्थापना कराई, जहां अध्ययन हेतु कई शाखाओं का निर्माण किया गया, जैसे गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, भौतिकी, दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि। किंतु
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई। आधुनिक भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली में बड़े परिवर्तन यूरोपियनों द्वारा 1600 ईस्वी में प्रारंभ किए गए। अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के अधिकांश हिस्सों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की स्थापना की, जो निरंतर चली आ रही है। भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई। वायसराय लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा के आधार पर 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय की शैली ब्रिटिश शैली पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। वर्ष 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया। वर्ष 1913 में से 1921 के मध्य 6 आवासीय एवं शिक्षण समन्वित विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तथा सर सैयद अहमद द्वारा वर्ष 1875 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1925 में स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम परिवर्तित कर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया तथा इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के विषय की सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा। औपनिवेशिक काल में भारत में उच्च शिक्षा की पहुंच केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त महिलाओं से भी केवल उच्च जाति की महिलाएं ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने में सफल हो पाती थीं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा का विकास। एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, लर्निंग एंड रिसर्च बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। इसमें ब्रिटिश कालीन अधिनियम, रिपोर्ट एवं आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ तथा इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। इसके परिणाम स्वरूप 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद के दिनों में 1855 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना तथा वर्ष 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823। इस रिपोर्ट में जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। 1834 ईस्वी में बम्बई में एल्फिंस्टन संस्था की स्थापना की गई, जिसका कार्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य निर्धारित करना था। इसे उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है। मैकाले रिपोर्ट 1835। ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान तथा सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त एक शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैकाले रिपोर्ट में पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ऐसा वर्ग तैयार करना था जिसमें उपनिवेशिक सरकार को निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सकें, जिससे कि ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। इस रिपोर्ट ने भारत की परंपरागत देशीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से विस्थापित किया। मैकाले रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया तथा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। वुड डिस्पैच 1854। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। सर चार्ल्स वुड के नाम पर इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। यह उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति है। इसे भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा निचले स्तर के लिए मातृभाषा को प्रोत्साहित किया जाए। प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की स्थापना की जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। वुड डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पर 1857 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हंटर आयोग 1882-83। 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकनों के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू.हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताना था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो सकता था। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा के संस्थानों के संचालन के से सरकार को हट जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग के प्रेसिडेंसी नगरों के साथ अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। हाई स्कूलों में प्रवेश परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था करना। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करना। इसकी अनुशंसा इस आधार पर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को पृथक कर दिया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902। लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने, उन पर विचार करने तथा कार्य में सुधार करने आदि के लिए 27 जनवरी 1902 में थॉमस रिले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसके साथ ही कई अन्य संस्थाएं की स्थापना हुई, जिसमें से एक स्वतंत्रता के पश्चात जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। यह एक शिक्षा केंद्र है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपराओं और संस्कृति का प्रसार करना था। प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1910 में यह अनुशंसा की थी कि विद्यालयों को विश्वविद्यालय के प्रबंधन से मुक्त किया जाए और इसका प्रबंधन सरकार स्वयं करे। शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913। फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल। शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और धार्मिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जारी रहने के कारण यह संकल्प क्रियान्वित नहीं हो सका। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। वर्ष 1917 में सरकार ने माइकल शेड्रल के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक की जाएं। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। महिला शिक्षा पर बल दिया जाए तथा औद्योगिक एवं प्रशिक्षण में जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा सुलझाई जाए।
आयोग की अनुशंसा के आधार पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया तथा विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को दे दी गई। हार्टोग समिति 1929 वर्ष 1929 में सरकार ने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। पहला, प्राथमिक शिक्षा पर बल। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा दी जाए। इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तीसरा है, विश्वविद्यालय को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो इसके योग्य हों। समिति के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। सप्रू कमेटी 1934 इस कमेटी की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य बेरोजगारी के कारणों की जांच करना था। यह कमेटी संयुक्त प्रांत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई। इस अवधि में उच्च शिक्षा में बहुत विस्तार हुआ, किंतु माध्यमिक शिक्षा की प्रगति धीमी रही। एबट वुड रिपोर्ट 1937 इसमें यह सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्था और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय शुरू किए गए। वर्धा शिक्षा योजना 1937 गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पर मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं की जा सकी। सार्जेंट योजना 1944 वर्ष 1944 में भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। इस योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष तक के छात्रों के लिए 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था हो। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, विद्या विषयक एवं प्राविधिक और व्यावसायिक। इसको युद्ध के बाद भारत में शिक्षा योजना विकास भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का विकास, डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए सरकार ने कई प्रकार की समितियों एवं आयोगों का गठन किया तथा इन्हीं समितियों एवं आयोगों की सिफारिशों ने भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इनका विवरण निम्नलिखित है। राधाकृष्णन आयोग 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो निम्नलिखित हैं। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन, विश्वविद्यालय परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में विभाजित होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालयों की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों के स्तर एक समान किए जाएं और ऊंचे उठाए जाएं। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। विश्वविद्यालय को अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए, जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई तथा संसद के अधिनियम के अंतर्गत इसे पूर्ण
स्वायत्तता प्रदान की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा होना चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाया जाए तथा संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाएं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य ज्ञान, कला एवं संगीत अनिवार्य होना चाहिए। भावनात्मक एकता समिति 1961। वर्ष 1961 में सरकार ने देश में भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन किया। इस समिति ने छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के बाद उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुशंसा की। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर DDS कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अनुसार शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आत्मिक विकास एवं प्रगति के लिए निर्णायक है। इसने वर्तमान शिक्षा पद्धति की कठोरता की आलोचना की और शिक्षा नीति में लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। आयोग को सिफारिशें निम्नलिखित हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव का उत्पादन अनुभव आदि की सम्मिलित किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इसके संबंधित विज्ञानों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए।